नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र दुबे। इससे पहले कि आज के मुद्दे की बात करें, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। आज का मुद्दा है कर्नाटक का चुनाव। कर्नाटक में राजनीतिक पार्टियां अपना नाटक कर रही हैं और कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होनी है। वहाँ पर 3 प्रमुख पार्टियां हैं, जनता दल एस, कांग्रेस और बीजेपी। तीनों में कांटे का मुकाबला है। सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। अब जनता किसको वोट देती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जो इस समय मुद्दे हावी हैं वो ये है कि लोगों में जो सरकार थी, बॉम्बई सरकार, बसवराव बॉम्बई सरकार बीजेपी की, उस पर बहुत सारे आरोप लगे। 40% कमीशन की सरकार कांग्रेस कहती है और भ्रष्टाचार जम करके हुआ इस सरकार में। यहाँ तक कि उनके मंत्री, उनके कार्यकर्ता, उनसे भी पैसा वसूला गया। कुछ समय पहले एक विधायक थे जिनके यहाँ से 8 करोड़ रुपए मिला था और उनका बेटा 40 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ये वो सरकार थी जिसमें कई मामले उठे। अब इसमें एक मामला आ रहा है कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई तरीके के वादे किए। उन्होंने कहा कि गृहिणियों को 2000 रुपये महीने देंगे। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि 10 किलो अनाज देंगे। उन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि बेटियों को 2000 रुपये और युवाओं को जो ग्रेजुएट हैं उनको 3000 रुपये प्रति माह देंगे। 200 यूनिट बिजली हर महीने वो फ्री देंगे। ये कई तरीके के वादे कांग्रेस ने किए। साथ में उन्होंने एक और घोषणा पत्र में बात की जिससे विवाद उठा। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि जो संगठन समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं, सामाजिक समरसता सद्भाव को नष्ट करते हैं, ऐसे संगठनों को बैन किया जाएगा, चाहे वो PFI हो। उन्होंने बजरंग दल का भी उसमें नाम लिया कि बजरंग दल भी जैसे संगठनों को भी बैन किया जाएगा जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस का चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा था और सभी लोग समझ रहे थे कि ये कांग्रेस की सरकार एक तरफा बनने जा रही है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह बात कही कि बजरंग दल पर वो बैन लगाएंगे PFI के साथ, तो कई मीडिया संस्थान कूद गए। बहुत सारों ने तो यही नहीं दिखाया कि PFI पर भी बैन की बात उन्होंने कही, लेकिन बजरंग दल वाली बात बीजेपी ने उसको एक अवसर के रूप में उसको लपक लिया। अब बीजेपी ने वही बात अपने चुनावी सभाओं में कहना शुरू किया। प्रधानमंत्री जी अभी गए कर्नाटक में, उन्होंने अपनी जनसभा की 3 मई को। उन्होंने कहा कि ये बजरंगबली का अपमान है, ये बजरंगबली को बैन करना चाहते हैं, प्रतिबंधित करना चाहते हैं, बांधना चाहते हैं। लेकिन बात यह समझ में नहीं आई कि बजरंग दल की तुलना उन्होंने बजरंगबली से कैसे कर दी। बजरंगबली जहाँ अतुलित बलधामम हेम सैलाब देहम धनुज वन कृषाणम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जहाँ ज्ञानियों में वो आगे हैं, सबसे बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं, बहुत बलवान हैं, ऐसे हनुमान जी की तुलना ऐसे लोगों से कैसे कर दी गई जो समय समय पर वैमनस्यता फैलाते रहते हैं, समय समय पर माहौल बिगाड़ने का काम करते रहते हैं। याद होगा आपको बाबू बजरंगी, वो किस दल का था? बाबू बजरंगी, जिसने खुद स्वीकार किया था कैमरे के सामने कि मोदी जी ने मुझे बचाने की बड़ी कोशिश की। उसने कहा कि उसने एक महिला का जो गर्भवती थी उसका पेट फाड़ा, उससे उसका जो बच्चा निकला उसको त्रिशूल में लगा करके उसको बहुत अच्छी फीलिंग हुई। बताइए, ऐसे लोग। सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर बुलंदशहर के, जिनकी हत्या करने वाले लोग कौन थे, किस दल से थे? दारा सिंह किस दल से था जिसने ग्राम स्टैंड की हत्या की? ऐसे तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं। तो आप बजरंगबली से उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं? बजरंगबली ताकत में है, लेकिन ताकत अतुलित बल धामम, अतुलित बल के धाम है, लेकिन उन्होंने विनम्रता कभी नहीं छोड़ी। जहां भी गए, वो जब रावण के दरबार में पहुंचे, जब उन्होंने वाटिका उजाड़ दी, उनको नाग पास में बांध करके मेघनाथ ले जाता है, तो उन्होंने रावण के दरबार में पहली बार भगवान राम के अलावा रावण को भी कहा, उन्होंने
खाए फल प्रभु लागी भूखा का स्वभावत तोरे रूखा। रावण को भी वहां भगवान बोल दिया, प्रभु बोल दिया। हनुमान जी जहां भी गए विनम्रता से रहे। इतना बल होने के बाद भी जहां जैसे काम बना, हनुमान जी से तुलना करना हनुमान जी का अपमान करना है, ना कि बजरंग दल और बजरंग बली। अगर यही होता तो धरने पर बैठे बजरंग पुनिया, वो तो पहलवान है और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। जंतर मंतर पर जो महिला पहलवान धरना दे रही हैं, यौन शोषण के मामले में न्याय की गुहार लगा रही हैं, और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप है, लेकिन सरकार उनको गिरफ्तार न करके या महिलाओं के पक्ष में न बोल करके कर्नाटक में जाकर के बजरंग बली की जय बोल रहे हैं। बजरंग बली वो हैं जब वो सीता की खोज में जाते हैं, एक महिला का अपमान होता है तो पूरी लंका को जला करके राख कर देते हैं। लेकिन यहाँ देश की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाली महिलाएं जंतर मंतर पर न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं। पुलिस जहां उनसे बर्बरता कर रही है, वहां पर जो अपने को बजरंग बली का भक्त बता रहे हैं या जो बजरंग दल को बजरंग बली से तुलना जिनकी कर रहे हैं, ऐसे लोग उनके खिलाफ लिख रहे हैं, उनके पक्ष में बोल नहीं रहे हैं, बेटियों के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। तो बजरंग दल और बजरंग बली की तुलना करना सरासर बेईमानी है। 2018 में जब चुनाव हुआ था पिछला विधानसभा कर्नाटक का, तब 104 सीट लेकर के बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस थी जिसने 80 सीटें जिसको मिली थी। जेडीएस उसको 36 सीटें मिली थी। उस समय येदियुरप्पा अपनी सरकार बनाने में असफल रहे। कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर के कर्नाटक में सरकार बनाई। सरकार चल रही थी। 2019 का लोकसभा चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव में सफलता न मिलने पर बीजेपी ने जेडीएस और कांग्रेस को तोड़ करके अपनी सरकार बना ली और येदियुरप्पा उसके मुख्यमंत्री बने। लेकिन कुछ समय बाद जुलाई 2021 में बसवराज बोम्मई को बीजेपी का मुख्यमंत्री कर्नाटक का बना दिया गया। तब से ये सरकार चल रही है। लेकिन इस सरकार पर जो सबसे बड़े आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। अब जो भी नेता बीजेपी के जा रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री जा रहे हों या गृह मंत्री जी अमित शाह जा रहे हों, कोई भी नेता जनता के मुद्दों की बात नहीं कर रहा है, कोई भी नेता जनता के हित की बात नहीं कर रहा है। जो भी जा रहा है उसको एक ऐसा मुद्दा मिल गया कि वो बजरंग दल पर बैन जो लगाया गया उसको उसके माध्यम से पूरे कर्नाटक में ध्रुवीकरण करना चाहता है। जनता के मुद्दे गौड़ हो गए हैं और प्रमुखता से जो मुद्दे छा गए हैं वो ध्रुवीकरण का मुद्दा कि बजरंग दल पर बैन लगाने का मतलब है आपने बजरंग बली का अपमान कर दिया। देखिए क्या थ्योरी बनाई गई। एक सभा में 3 मई को जब प्रधानमंत्री जी गए थे तो उन्होंने बजरंग बली जयकारे नारे लगवाए। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके नाम पर वोट मांगना, उन्होंने कहा जब भी आप बटन दबाएं तो बजरंग बली की जय बोल करके बटन दबाएं। ध्रुवीकरण धार्मिकता के आधार पर, फिर आप धर्मनिरपेक्ष कैसे हुए? धार्मिकता के आधार पर वोट आप नहीं मांग सकते हैं, लेकिन जो ठीक लगे वोट किसी भी तरीके से मिले वो सभी लोग करने को तैयार हैं। जनता के मुद्दे नहीं हैं। आरोपों में ये भी है कि बसवराज ठेकेदार ने कोरोना काल में 60 लाख का सामान दिया सरकार को, उससे भी 40% कमीशन मांगा गया। संतोष पाटिल जो भाजपा का ही कार्यकर्ता था उसने आत्महत्या कर ली, उससे भी 40% कमीशन मांगा गया। मंत्री नागराज ने कहा कि 70-80 लाख में पोस्टिंग हो रही, जो उनके खुद के ही मंत्री है कर्नाटक में। रूपसा संगठन है 30,000 स्कूलों का। उसने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। उसने उसमें लिखा कि जो गरीब बच्चे हैं उनका एडमिशन पर 30% कमीशन मांगा जा रहा है। तो इसीलिए कर्नाटक सरकार को 40% कमीशन सरकार लोग कह रहे हैं। क्या ये जो बेईमान है भ्रष्टाचार के मुद्दे गौड़ हो जाएंगे? और भ्रष्टाचार पर या अन्य जो अनियमितताएं हैं उन पर भारी बजरंग दल पर बैन की बात कहना हो जाएगा, या ध्रुवीकरण होने से ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी जो भ्रष्टाचार हुआ है जम करके? आप तुलना तो कर रहे हैं बजरंग दल की, लेकिन ये भी देख लें कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है
इसका कौन जवाब देगा? अब भ्रष्टाचार के कारण ये सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पे थी। और जो अभी एनडीटीवी और सीएसडीएस ने एक सर्वे किया था, उसमें पूछा कि मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, तो उसमें कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 40% लोगों की पसंद रहे, और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, वो 22% लोगों की पसंद रहे। 15% लोगों ने जेडीएस के कुमार स्वामी को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद किया, और येदियुरप्पा केवल 5% लोगों की पसंद रहे। तो ये सर्वे का है कि कितना बड़ा अंतर है। सिद्धारमैया को 40% लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में, वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया वहाँ पर मुख्यमंत्री बने। बजरंग दल और बजरंगबली की बात कर रहे थे। अभी जबर में एक दिन पहले ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दफ्तर में घुस करके जबरदस्त तोड़फोड़ की। सब कुछ वहां पर जो भी था उसको सबको तहस नहस कर दिया। आप किससे तुलना कर रहे हैं? आप बजरंगबली से तुलना कर रहे हैं? क्या ये कानूनन जुर्म नहीं है? ऐसे संगठन जहां भी हो, मतलब बजरंग दल से नहीं है कि बजरंग दल पे ही लगे, जो भी संगठन हो जो गलत काम कर रहे हों, ऐसे पे जरूर कानून को अपना काम करना चाहिए। उस पर प्रतिबंध लगने लायक है या नहीं है वो तो सरकार जाने कि किस पर प्रतिबंध लगाना है और नहीं लगाना है। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल कानून और संविधान से ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। आपको बीजेपी ने एक घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि 3 सिलेंडर फ्री देंगे। उन्होंने कहा 2000 महिलाओं को देंगे। हर घर को जो गरीबी रेखा से नीचे आधा लीटर दूध देंगे। 10 लाख घर बनाएंगे जिनके पास घर नहीं है। फ्री की योजना। केजरीवाल की आलोचना करने वाली बीजेपी जो कहती है कि ये मुफ्त की रेवड़ी है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। अब बताइए कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में तो आप भी मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं। और किसके दम पर कर रहे हैं? कर रहे हैं जनता के टैक्स के पैसे की दम पर। ये जनता के टैक्स का पैसा है, फिर आप इसे फ्री क्यों कहते हैं? दूसरे राज्य में जाते हैं तो आप इसको फ्री बताते हैं, जब कर्नाटक में पहुंचते हैं तो वही घोषणाएं करते हैं। तो फिर ये दोहरा चरित्र कैसे? आप जो भी जनता को मिल रहा है वो जनता ही द्वारा दिया हुआ धन है। चाहे वो केजरीवाल दे रहे हो, चाहे कांग्रेस दे रहे हो, या दूसरी पार्टियां दे रही हो, ये सब जनता का टैक्स का पैसा है। और राजा का काम भी है सूर्य की तरह, जैसे सूर्य जल को अवशोषित करके उसको वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर भेजता है, जिससे फसलें हरी भरी होती हैं, धन धान्य होता है। तो ऐसी राजा का काम है कि जनता से जो टैक्स बड़े लोगों से वसूला गया है उन लोगों को पहुंचाया जाए। जो गरीब हैं, जो अंतिम पायदान का व्यक्ति बैठा है, उस तक उन योजना का लाभ मिले, उस पैसे का फायदा मिल सके। 84% हिंदू है कर्नाटक में।
इस्लाम धर्म को मानने वाले मुस्लिम लगभग 13% हैं, ईसाई भी लगभग 1% हैं, और बौद्धिज्म और दूसरों को मानने वाली भी ये जातियां हैं। बीजेपी क्यों इसको आगे करना चाहती है? बीजेपी इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है क्योंकि वहाँ पर 84% हिंदू हैं, तो उन्हें लगता है इसके ध्रुवीकरण से उनको फायदा मिल जाएगा। बहुत सारे बड़े बड़े नेता उनके बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में इस चुनाव के दौरान शामिल हो गए। या फिर बजरंग दल पर बैन की बात उनके समझ में आएगी, बजरंग दल और बजरंगबली को एक मानेगी। क्या होता है ये तो समय ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अभी फिलहाल में तो कर्नाटक में सभी दलों का अपना नाटक चालू है। अब जनता को फैसला करना है कि वो किसको जीत दिलाएगी और किसको हार मिलेगी। यह तो आने वाली 13 मई बताएगी। 10 मई को वोट पड़ेंगे। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।